नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। तो बता दें कि देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद अयोध्या पहुंचे और राममय हो उठे। अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव के शुभारंभ के बाद राष्ट्रपति कोविंद अपने संबोधन में कहते नजर आए, जहां उन्होंने भारतीय जीवन मूल्यों के आदर्श और उपदेश रामायण में संपूर्ण रूप से समाहित होते हैं। आगे उन्होंने कहा कि अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है और लीला भूमि भी है। साथ ही बिना राम के इस नगरी की कल्पना करना असंभव है। उन्होंने कहा कि रामायण का प्रचार महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जीवन के निहित मूल्य मानवता के लिए हमेशा प्रासंगिक है। दर्शन के साथ साथ रामायण आदर्श आचार संहिता भी प्रदान करती है और जो हमारे जीवन के सभी पहलुओं का मार्गदर्शन करती है। उन्होंने आगे कहा कि रामायण एक ऐसी विलक्षण ग्रंथ है जो कि रामकथा के माध्यम से विश्व समुदाय के समक्ष मानव जीवन के उच्च आदर्शों और मर्यादा का प्रस्तुत करती है। मुझे विश्वास है कि रामायण के प्रचार प्रसार के लिए यूपी सरकार का यह प्रयास पूरी मानवता के हित में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आगे उन्होंने कहा कि अवधि में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की तमाम चौपाइयों का दृष्टांत देते हुए राम और शबरी के प्रेम का अनूठा वर्णन भी किया। आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्व में राम की तमाम ग्रंथों और मानवता के लिए उनके त्याग, तपस्या और बलिदान को गिनाते हुए राम के समाज से सभी वर्गों से जोड़ा है। अब बिहार के आरा जिले में शनिवार को ओवरब्रिज के उद्घाटन समारोह के दौरान जेडीयू कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया है। जेडीयू नेताओं ने बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों के पोस्टर बैनर उखाड़ दिए और उसे बीच रोड पर जला दिया। दरअसल जेडीयू कार्यकर्ता इस बात को लेकर गुस्सा थे कि शहर के पूर्वी रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बने 4 लेन ब्रिज के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या जेडीयू के किसी भी नेता का फोटो या नाम समारोह में नहीं था, जिससे नाराज होकर जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने उद्घाटन सत्र के दौरान कार्यक्रम स्थल से ही कुछ दूरी पर बीच सड़क पे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और आरा सांसद आर.के. सिंह का पुतला दहन कर दिया। इसी बीच जेडीयू कार्यकर्ता ने शहर में लगाए गए बीजेपी के होर्डिंग और पोस्टर्स को फाड़कर आग के हवाले कर दिया है। साथ ही विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व युवा जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव प्रिंस बजरंगी कर रहे हैं। बताते चलें कि उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ओवरब्रिज के उद्घाटन समारोह के बने मंच के पोस्टर और बैनर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं लगाई गई है, जो कि बेहद ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम से जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को भी दूर रखा गया है, जो कि सरासर गलत है। और दरभंगा के दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते एक जीते जागते डॉक्टर का नाम जो है मृत लिस्ट में डाल दिया गया। तो कभी मृत डॉक्टर का नाम एक जीते जागते डॉक्टर के नाम पर डाल दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, जहां पर हाल ही में बिहार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो तबादले हुए हैं उसकी लिस्ट ने एक बड़ी लापरवाही का पर्दाफाश किया है। लिस्ट में एक ऐसी डॉक्टर का नाम है जिसकी मौत हो चुकी है। और बिहार में सरकारी विभागों के अजब गजब कारनामे अक्सर ही सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे एक कारनामा स्वास्थ्य विभाग का फिर से सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का तबादला किया था। इस ट्रांसफर में एक मृत महिला डॉक्टर शिवांगी की पोस्टिंग डीएमसीएच के एनेस्थेसिक विभाग में कर दी गई है, जबकि डीएमसीएच के एक डॉक्टर अविनाश को पीएमसीएच भेजा गया है। इस बात की पोल तब खुली जब ट्रांसफर की गई महिला डॉक्टर शिवांगी डीएमसीएच ज्वाइन करने ही नहीं पहुंची। तब खोजबीन की गई तो पता चला कि डॉक्टर शिवानी पहले साल ही आत्महत्या कर चुकी थी। दरअसल एनएमसीएच में कार्यरत एनेस्थीसिया विभाग की सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर शिवांगी पीएमसीएच के महिला छात्रावास में रहती थी। उन्होंने 11 महीने पहले ही आत्महत्या कर ली थी। विभाग ने बिना वस्तु स्थिति जाने ही डॉक्टरों की ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी है, जिसकी वजह से इस मृत महिला डॉक्टर शिवानी को डीएमसीएच के एनेस्थीसिया विभाग भेज दिया गया। और आपको बता दें कि हरियाणा में भाजपा नेताओं को मीटिंग में जाने से रोकने की कोशिश कर रहे किसानों पर शनिवार को लाठीचार्ज किया गया। करनाल में घरौना के पास बस्ताड़ा टोला प्लाजा पर ये पुलिस ने किसानों पर लाठियां बजाई और इसके साथ ही किसानों ने भाजपा नेताओं को रोकने की योजना बनाते हुए टोल की 2-2 क्रॉसिंग छोड़कर बाकी को बंद कर दिया था। पुलिस ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और इसके बाद हालात ये बने। लाठीचार्ज में कई किसानों के सर फूट चुके हैं और खून बहना है।
ऐसे में आपको बता दें कि पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए किसान खेतों की तरफ भाग गए, तो वहीं उधर लाठीचार्ज के विरोध में किसानों ने हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, जिंद, रोहतक, अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत समेत प्रदेश के अन्य कई जिलों में हाईवे और टोल को जाम कर दिया है। बता दें आपको कि शनिवार को करनाल शहर में भाजपा की संगठनात्मक बैठक थी। इस कारण करनाल पुलिस और प्रशासन ने शहर में एंट्री के सभी पॉइंट बंद कर रखे हैं और इसीलिए किसान मीटिंग और भाजपा नेताओं का विरोध करने के लिए शहर के अंदर नहीं घुस पाए। किसानों ने शहर में कूच करना चाहा, लेकिन पुलिस ने उन्हें घुसने ही नहीं दिया। इसके बाद किसानों ने नेताओं ने वहां पर टोल पर रोकने की कोशिश की और इस दौरान किसानों को रोकते हुए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और इसी बीच आपको बता दें कि कूड़े का निस्तारण न करने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 3 उद्यमियों पर 93,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग और सहयोगी संस्था फीडबैक फाउंडेशन की टीम ने मौके पर निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान खामी मिलने पर यह जुर्माना लगाया गया है। बताते चले, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सीईओ नरेंद्र भूषण के निर्देश पर ग्रेटर नोएडा को स्वच्छ बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में प्राधिकरण की टीम लोगों को जागरूक करने के साथ ही गंदगी फैलाने वाले लोगों पर भी कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग और फीडबैक फाउंडेशन संस्था की टीम शनिवार को ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 2 स्थित उद्योगी विहार पहुंची है। यहां पर कूड़े का सही तरीके से निस्तारण न होने पर मोबेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 51,000 रुपए का और ईपैक प्राइवेट लिमिटेड पर प्लास्टिक लिमिटेड कंपनी पर 21,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस पूरी कार्रवाई में प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग के सहायक प्रबंधन वैभव नागर, निरीक्षक मोहम्मद सिब्तैन और फीडबैक फाउंडेशन टीम शामिल रही। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने एक विवादित बयान जारी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि भारत में संविधान और धर्मनिरपेक्षता तभी तक है जब तक देश में हिंदू बहुसंख्यक है। अगर भारत में हिंदू बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक बन गए तो संविधान और धर्मनिरपेक्षता में से कुछ भी नहीं बचेगा। उन्होंने ये बात गांधीनगर में भारत माता मंदिर के एक कार्यक्रम में कही। माना जाता है कि ये गुजरात का पहला भारत माता मंदिर है। बताते चलें कि यहाँ विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी द्वारा एक प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया था, जिसमें डिप्टी सीएम ने ये बात कही और उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग इस देश में धर्मनिरपेक्षता और संविधान की बातें करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप चाहें तो इसे रिकॉर्ड कर लें। जिस दिन इस देश में हिंदुओं की संख्या घटने लगी और दूसरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी, इसके बाद इस देश में ना धर्मनिरपेक्षता रहेगी, ना लोकसभा रहेगी और ना ही संविधान बचेगा। सब कुछ हवा में उड़ जाएगा और दफन कर दिया जाएगा। कुछ नहीं बचेगा इस देश में। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पबजी और इसके जैसे कई अन्य ऑनलाइन गेम्स आज लोगों को, खासकर बच्चों को, नशे जैसे बन गए हैं। बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर इस खेल में इतना ज्यादा शुमार हो जाते हैं कि अगर उनके परिजन कुछ नहीं कह देते तो बच्चों को और भी ज्यादा बुरा लग जाता है और वो कुछ भी कदम उठा लेते हैं। इसी तरह की एक घटना मुंबई से सामने आई है, जहां पर 16 साल के एक लड़के ने पबजी खेलने के लिए अपनी मां के बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपए उड़ा डाले। बताते चले, मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी दत्ता नालवाड़ी ने बताया है कि इस लड़के ने इस खेल को और एडवांस लेवल पर ले जाने के लिए ऑनलाइन कई चीजें खरीद ली। धीरे धीरे उसकी मां के अकाउंट से 10 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। नालावड़े ने बताया है कि इस बारे में जब उसकी मां को पता चला तो उन्होंने अपने बच्चे को डांटा। बच्चे को यह बात इतनी बुरी लग गई कि वो घर छोड़कर चला गया। साथ ही उसने एक चिट्ठी में अपने घर छोड़कर और कभी वापस ना आने की बात भी कही थी। बताते चले, जब इस लड़की की मां शाम को काम से वापस आई तो बेटे की चिट्ठी को पढ़कर डर गई, जिसके बाद उसने एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है। साथ ही आपको बता दें कि बढ़ते मलेरिया और डेंगू के मामलों को देखते हुए बीएमसी जी साउथ वार्ड में ड्रोन के जरिए दवाई छिड़कने का काम शुरू कर चुकी है। बीएमसी ने बढ़ते मलेरिया और डेंगू के मामलों को देखते हुए जी साउथ वार्ड, जिसमें लोअर परेल, प्रभादेवी, वर्ली और महालक्ष्मी जैसे क्षेत्र शामिल हैं, उनमें ड्रोन के जरिए दवाई छिड़कने का काम शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन इलाकों में कई ऐसे मिले हैं
जो कि उनकी ऊंचाई या फिर उनकी जर्जर स्थिति की वजह से मच्छरों का घर बन चुकी है और बारिश के मौसम की वजह से बीमारी भी यहां पर फैल रही है। आज बता दें कि वर्ली इलाके के नेस्ले अपार्टमेंट की छत पर बीएमसी के कर्मचारियों ने ड्रोन के जरिए नजदीक में बसे बॉम्बे डाइंग मिल के दवाई छिड़कने का काम शुरू किया है। बीएमसी ने ड्रोन के जरिए दवाई छिड़कने का काम वर्ली इलाके के नेस्ले बिल्डिंग की छत से शुरू किया। साथ ही बता दें कि विशाल ड्रोन जिसमें केमिकल से भरी बोतलें हैं, वो ड्रोन के सहारे मिल के ऊपर से इलाकों में फंसे बारिश के पानी के ऊपर छिड़काव कर रही हैं। साथ ही बॉम्बे डाइंग मिल काफी पुरानी है और जर्जर स्थिति में है, जहां बारिश का पानी भी जमा हो जाता है और जमा होने के कारण मलेरिया और डेंगू के मच्छरों का प्रजनन होता है, जो आसपास के इलाकों में बीमारी फैलाते हैं। और अब आपको बता दें कि अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना को एचआईवी की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी जल्द ही ये ट्रायल शुरू कर सकती है और 40 साल पुरानी इस बीमारी को, जो कि आज भी लाइलाज है, इसका एक हल निकल सकता है। बता दें कि अब तक इस बीमारी के लिए 30 से ज्यादा वैक्सीनेशन बनाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन एक भी सफल नहीं रही। ऐसे मॉडर्ना की वैक्सीन में इस्तेमाल हो रही तकनीक के चलते इससे सफल बनाए जाने की काफी उम्मीद जताई जा रही है। एचआईवी की इस वैक्सीन को बनाने के लिए एमआरएनए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं मॉडर्ना ने कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए भी इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है। सितंबर की शुरुआत में इसका ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो सकता है। और अब आपको बता दें कि एचआईवी की वैक्सीन बनाने की कई कोशिशें हो चुकी हैं या हो रही हैं और ऐसे में कई क्लिनिकल ट्रायल्स के अलग अलग स्टेज में हैं और अब तक कोई वैक्सीन इफेक्टिव नहीं रही है। ऐसे में काफी उम्मीद बढ़ जाती है कि शायद ये वैक्सीन सफल हो सकेगी। और वहीं आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने आपातकालीन खरीदारी के तहत रूस से 70,000 AK-103 राइफल खरीदने का करार कर दिया है। ये सेना में मौजूद इंसास राइफलों की जगह लेंगी और ऐसे में समय में जब भारत में सक्रिय आतंकवादी समूह को अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों द्वारा छोड़े गए हथियार मिलने की संभावना है, ये डील वायुसेना की ताकत में बढ़ोतरी करने के लिए काफी अहम मानी जा रही है। बताते चलें कि AK-103 राइफलें भारत को अगले कुछ महीनों में ही मिल सकेंगी। इससे देश की सेना को आतंकियों से निपटने में मदद मिलेगी। साथ ही सरकार के सूत्रों ने एक निजी न्यूज एजेंसी को बताया कि सेना को इस वक्त करीब 1.5 लाख नई असॉल्ट राइफल्स की दरकार है। ऐसे में इसी को ध्यान में रखते हुए रूस से 70,000 AK-103 असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए आपातकालीन प्रावधानों के तहत पिछले सप्ताह ही लगभग 300 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही बता दें कि हथियार सबसे पहले जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जैसे संवेदनशील हवा बसों के साथ फील्ड एरिया में सैनिकों को मुहैया कराए जाएंगे। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की करनाल के एसडीएम के विवादित वीडियो पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने एसडीएम आयुष सिन्हा को पहले सरकारी तालिबानी बताते हुए निशाना लगाया है। बताते चले किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि तुम हमें खालिस्तानी कहोगे तो हम तुम्हें तालिबानी कहेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत रविवार को हरियाणा के नूह में पंचायत करने पहुंचे थे, जहां टिकैत समेत अन्य किसान नेता पिछले 10 महीने से कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में किसान नेताओं की कानूनों को रद्द करने की और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग है। हालांकि सरकार कानूनों में संशोधन की बात कहती आई है, जिसे किसानों ने मना कर दिया है और मानने से इनकार कर दिया है। किसान नेता कई राज्यों में महापंचायत भी कर रहे हैं। ऐसे महापंचायत में पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि अगर तुम हमें खालिस्तानी कहोगे तो हम तुम्हें तालिबानी कहेंगे। हमने पहली सरकार तालिबानी को भारत में ढूंढ लिया है, वो हरियाणा सरकार में अधिकारी हैं। टिकैत का हरियाणा के करनाल जिले के एसडीएम आयुष सिन्हा की ओर इशारा था। टिकैत ने आगे कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय झंडे का सम्मान नहीं करती। साथ ही हाल ही में हुए कल्याण सिंह के निधन पर भी टिकैत ने निशाना साधा है और कहा कि अगर तब तिरंगे के ऊपर बीजेपी का झंडा रख दिया गया था तो क्या ये राष्ट्रीय ध्वज का अनादर नहीं था? उन्हें राष्ट्रीय ध्वज की परवाह नहीं है।